Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. So previous lesson में हमने पढ़ा था about psychology and the different branches of psychology. Today we will start with learning theory and the first theory we have is behaviorism. क्योंकि बिहेवियरिज्म मोस्टली जितने हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं इस पे इसी के अंदर वाली थ्योरीज ही आती हैं. तो मोस्टली बिहेवियरिज्म जो है इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी. Okay, it is learning theory of educational psychology. Keep that in your mind. अब what is learning? According to behaviorism, जो behaviorist हमारे हैं वो learning को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. वो कहते हैं चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस. बिहेवियरिस्ट जो हमारे हैं जो बिहेवियरिज्म की थ्योरीज जिन्होंने पेश की वो कहते हैं चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस. सिंपली इनके हिसाब से इफ़ यू आर नॉट लर्निंग मतलब इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इफ़ यू आर नॉट शोइंग दैट यू आर लर्निंग इट मीन्स दैट यू आर नॉट लर्निंग एट ऑल. इसमें सिर्फ ये बात है अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके बिहेवियर में चेंजेस होंगी. इफ़ यू आर नॉट शोइंग चेंजेस इन योर बिहेवियर इट मीन्स दैट यू आर नॉट लर्निंग एट ऑल. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइविंग आपने सीख लिया लेकिन फिर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो बिहेवियरिस्ट कहेंगे आपने लर्न ही नहीं किया, आपकी लर्निंग ही नहीं हुई क्योंकि प्रैक्टिस में वो आप कर नहीं रहे. तो लर्निंग बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस. और तो इसी हिसाब से जो जो आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं अगर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस शो नहीं करते तो वो कहेंगे इसकी लर्निंग नहीं हो रही. और ये तब तक सिखाते रहेंगे जब तक आप बिहेवियर में चेंजेस शो ना करें. So it was all about learning according to behaviorists. Up in simple term, what is behavior? Behavior is a response of an individual or group to an action, environment, person or stimulus. Your response to the world, your response to the individual, your response to the environment. कि आप environment के अंदर socially किस हिसाब से किस तरीके से आप act कर रहे हो, आपको जो काम दिया जाता है उस पर किस तरीके से आप response करते हो वो आपका behavior है. Behavior can be observed, behavior को observe भी किया जाता है, feel भी किया जाता है और measure भी किया जाता है. That can be measured too. Behavior is the function of person's characteristics and the characteristics of surrounding environment. वही बात हो गई. So it is all about behavior. Up look at the example. A person who loses a well-paying job will behave differently when he is unemployed. Definitely अगर एक ऐसा बंदा है जो अच्छा खासा कमाता था फिर अचानक से उसकी जॉब चली जाती है तो definitely वो behave भी फिर उसी तरीके से करेगा. वो इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा आपकी छोटी छोटी बातों पे, या फिर वो मतलब समटाइम्स वो भी होता है डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं. तो मतलब इन्वायरमेंट में जब चेंज होता है आपके साथ जब कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है फिर भी आपके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं. तो ये सिंपली वही बात है. द इन्वायरमेंट में चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन थ्रू ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स विल चेंज द ह्यूमन बिहेवियर. बिल्कुल जब आप ज़्यादा सीखते हैं आपके बिहेवियर में भी उसी हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं. मतलब बिहेवियर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग और जितने तरीके से आप सीखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी बिहेवियर चेंज होती रहती है. अब फेमस जो बिहेवियरिस्ट हैं मोस्टली जिनकी थ्योरी से अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो है नंबर 1 वाटसन, सेकंड जॉन लॉक, बीएफ स्किनर, आइवन पाव्लो एंड थ्रोनडाइक. इनकी थ्योरीज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या काम किया बिहेवियरिज्म. ये सारा कुछ बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है. हमने बिहेवियरिज्म को स्टार्ट किया है और इन लोगों ने जो जो काम किया है हम सिर्फ बिहेवियरिज्म की अकॉर्डिंग ही उनको स्टडी करेंगे कि बिहेवियरिज्म पे इन लोगों ने ये काम किए थे. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रोनडाइक के बारे में जो कि 1874 अप टू 1949 इस दुनिया में ज़िंदा रहे, उसके बाद चले गए. तो थ्रोनडाइक ने क्या काम किया इस पे बात करते हैं पहले. अब एडवर्ड एल.टी. थ्रोनडाइक, अब इसने काम क्या किया. पहले ये था कौन. ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट who developed learning theory that lead to the development of
ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। किस पे बात हुई? ऑपरेंट conditioning within behaviorism. This theory has two names. इसने जो थ्योरी पेश की, इसके थ्योरी के दो नाम थे, ट्रायल्स एंड एरर्स। इसका मतलब ये था लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, ट्रायल करते हैं, गलतियां होती है, फिर सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करते। तो गलती करके जब सीखते हैं तो उसमें ट्रायल्स और एरर्स पे आता है। फिर कनेक्शनिज़म में उन्होंने बात की कि चीज़ें आपस में कैसे जुड़ते हैं, जुड़ी हुई दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो आपस में कैसे जुड़ जाती हैं, इस पे उन्होंने बात की। अब जो इसके लॉज थे थॉर्नडाइक के, तीन उन्होंने लॉस पेश किए, वो क्या थे पहले देखते हैं। थॉर्नडाइक presented the theory of loss of learning on the basis of his belief in connectionism, कि कनेक्ट एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट कैसे करती है। These laws are originally the outgrowth of experiments in the field of animal psychology। कहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था? फील्ड ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। इसने मुख्तलिफ जानवरों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये थ्योरीज पेश की। अब देखिए जो थॉर्नडाइक है, इसको क्या इसने क्या किया कि उस ज़माने में, उस टाइम में मुख्तलिफ लोग साइकोलॉजी के फील्ड पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो इसने मुख्तलिफ रिसर्चर्स के रिसर्च को उठा के अपना ये पेश किया है। अच्छा देखिए इसको, he first presented his theory in his book Animal Learning published in 1898। The three major laws are, थ्री मेजर लॉज की क्या थे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? चलिए पहले हाँ इसी के ऐसे ही पढ़ते हैं इसके साथ साथ। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस मीन्स तैयारी, आप लर्न करने के लिए तैयार है कि नहीं। लॉ ऑफ रेडीनेस लर्निंग बिहेवियरिज्म के अंदर आप जब रेडी हैं कि नहीं हैं, मेंटली आप रेडी हैं, फिजिकली आप रेडी हैं, इमोशनली आप रेडी हैं। जब तक आप सही तरीके से रेडी नहीं है बिहेवियरिज्म के अंदर, आप नहीं सीख पाते। चलिए इसको रीड देते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। When a bond is ready to act, act gives satisfaction and not to act gives annoyance. If a person is ready to learn, she can learn quickly. If a person is ready to learn, she can learn quickly. The law of readiness describes those situations in which the person who learns either invites the object of his or her learning or rejects it. Readiness means a preparation of action. If a person is not prepared to learn, then learning cannot be installed in him or her। मतलब वो नहीं सीख पाता अगर वो रेडी नहीं है। सबसे पहले फिज़िकली रेडी होना चाहिए। फिज़िकली रेडी का मतलब क्या है? वो फिज़िकली बच्चा सेहतमंद है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो भूखा हो और आपने उसको पढ़ाने के लिए बैठा दिया उसे करके, फिर भी वो नहीं पढ़ेगा। बीमार है फिर भी वो नहीं पढ़ेगा। तो फिज़िकली अगर बच्चा रेडी है तभी उसकी लर्निंग हो सकती है। देन सोशली लर्निंग का, सोशली अगर बच्चा रेडी नहीं है तो लर्निंग नहीं हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा स्कूल जाता है, ना टीचर उससे ढंग से बात करता है, ना स्टूडेंट्स उसको तरीके से उससे पेश आते हैं, सब उसको तंग करते रहते हैं, तो वो सोशली डिस्टर्ब होता है, तो वो सोशली नहीं सीख पाता। तो क्या बच्चा सोशली रेडी है? क्या वो इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो पढ़ता है, क्या वो इन्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई करती है? अगर नहीं करती तो वो नहीं सीख पाता। अगर वो खुश है उस इन्वायरमेंट में, सोशली अगर वो खुश है तभी वो सीखेगा। हम यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा कोऑपरेटिव ब्रेन, कोऑपरेटिव ब्रेन का क्या मतलब है कि एक बच्चा जो कि क्लास 2 में है, आप उसको क्लास 6 का कोर्स पढ़ा रहे हो या क्लास 6 से कोई जुड़ी कोई मैथमेटिक्स कोई इक्वेशन पढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो कोऑपरेटिव ब्रेन का मतलब है जो बच्चा आपके पास जिस लेवल में है, चाहे वो 1 का है, चाहे वो क्लास 10 का है, चाहे वो 12 का है, जिस भी क्लास का वो है, उसकी जो कोर्स आप उसको पढ़ा रहे हो, जो चीज़ आप उसको पढ़ा रहे हो, वो उसके ब्रेन को फिट, मतलब उसके ब्रेन के हिसाब से उसकी समझ जितनी उसको उसकी ब्रेन को मतलब जितना वो समझ सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, उतना ही आप उसको पढ़ाए, तभी वो आसानी से सीख पाएगा। उसके लेवल की चीज़ आप उसको पढ़ाए तभी वो सीख पाएगा। उसके लेवल से ऊपर की होगी तो वो नहीं समझ पाएगा। देन इमोशनली एंड मोटिवेटेड। अब क्या बच्चा इमोशनली रेडी है?
क्या वो रो तो नहीं रहा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बिजी तो नहीं है, क्या जिस काम को आपने करने को कहा है, जो आपने उसको सिखाना है, क्या उसके लिए वो रेडी है, क्या वो मोटिवेटेड है। अगर नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। सो लॉ ऑफ रेडीनेस का सिंपली मतलब यही है कि लर्नर सीखने से पहले, लर्निंग से पहले उसको रेडी होना चाहिए, फिजिकली भी, सोशली भी, मोटिवेटेड भी होना चाहिए। कॉर्पोरेटिव ब्रेन के अकॉर्डिंग आपने उसको पढ़ाना है। और बस ये था आपका लॉ ऑफ रेडीनेस के बच्चा रेडी है कि नहीं है। देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। अब लॉ एक्सरसाइज में क्या होता है, पहले इसको एक रीड आउट देते हैं। दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ हैज़ टू एस्पेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ use and disuse. The law of the use states when a modifiable connection is made between a situation and a response, that connection's strength in being increased. Similarly, the law of disuse states when a modifiable connection is not made between a situation and response over a length of time, the connection's strength is decreased. Simply, law of exercise का मतलब है कि जब एक चीज़ आप सीखते हो, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, तभी आप उसको मतलब अच्छे से अच्छा आप करते हो। फॉर एग्जांपल, आप हैंड राइटिंग आपकी बड़ी ख़राब है, आप डेली बेसिस पे हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत अच्छा लिखने लगते हो। उसके बाद जब आप बीच में 2 3 4 5 6 साल तक आप बिल्कुल नहीं लिखते, तो जब आप 6 या 7 साल बाद पेन उठाते हो लिखने के लिए, तो डेफिनेटली आप उतनी अच्छे से फिर नहीं लिख पाते, क्योंकि बीच में आपने बहुत टाइम छोड़ा है। सो यूज़ एंड डिसयूज़ का मतलब क्या है? यूज़ जब आप डेली बेसिस पे करते हो, चीज़ आपको याद रहती है, और बार बार आप प्रैक्टिस करने से आपके अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट भी आती है। और डिसयूज़ का मतलब क्या है कि आप यूज़ करना छोड़ देते हो, काम को करना छोड़ देते हो लंबे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए नहीं, बल्कि लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए। तब आप वो चीज़ को आप भूल जाते हो, आपसे वो इतने अच्छे से नहीं होता जितना अच्छा आप जब उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे वो होता, आप अच्छा करते थे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अंदर आपका यूज़ और डिसयूज़ का मतलब यही है। यूज़ जब आप करते रहते हो डेली बेसिस पे, डिसयूज़ का मतलब है आप करना छोड़ देते हो लंबे अरसे के लिए, और फिर जब आप करना शुरू करते हो उस काम को, फिर आप बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी चुके होते हो। अब लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है? अब इसी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को स्किनर ने भी आगे बढ़ाया था, इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, द मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग, द ट्रायल आर द स्टेप्स लीडिंग टू द सेटिस्फेक्शन स्टेप्स। ये हमने स्टार्ट में कहा था, ट्रायल एंड एरर्स थ्योरी, लोग अपने गलतियों से सीखते हैं, ये वो वाला सीन है। ओके, satisfying states lead to the consultation and strengthening of the connection, whereas dissatisfaction ओके, छोड़ो इसको। अब इसको समझने की कोशिश करें। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, आप कोई काम करते हो, काम को करने के बाद उस काम का आप पे क्या असर होता है? क्या आप वो काम करने के बाद खुश हैं? क्या आप उस काम को दोबारा करना चाहते हैं? तो वो आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर आप उस काम को दोबारा नहीं करना चाहते, उसका आपके ऊपर कोई अच्छा असर नहीं होता, तो आप कहते हो कि नहीं यार, अब मैंने इस काम को नहीं करना। अब इसके अंदर आता है नहीं, इसके अंदर आपके पास आता है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो कि डिटेल में उसके बारे में हम स्किनर की थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे कि वो क्या है। कि रीइंफोर्समेंट मीन्स रिवॉर्ड। जब आप कोई काम अच्छा करते हो तो अब आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो आप खुशी खुशी उस काम को दोबारा करते हो जो आपसे अच्छा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा होमवर्क कर लेता है, तो एंड में आप उसको कोई गिफ्ट दे देते हो, तो बच्चा खुश हो के नेक्स्ट डे पे वो होमवर्क फिर करता है ताकि मुझे और चीज़ें मिले खुशी से। अब बच्चा काम नहीं करता, आपने उसको पनिशमेंट दी है, आपने उस पर गुस्सा किया, उसे चीज़ें वापस ली हैं, तो इसके बाद वो बच्चा वही काम दोबारा नहीं करता जो उसने गलती की हो। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है कि आप पे काम का असर क्या होता है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट को स्किनर ने आगे बढ़ाया है, हम उस पे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का हमने क्या पढ़ा, ट्रायल्स एरर्स के बारे में पढ़ा, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कनेक्शनिज़म के बारे में पढ़ा कि कनेक्शन क्या होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की बिहेवियरिज्म के अंदर, और उसके बाद इसके लॉस हमने पढ़े, उसकी क्या लॉस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, डेली प्रैक्टिस, और जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं आप भूल जाते हैं, यूज़ और डिसयूज़ की बात हुई। फिर हमने कहा लॉ ऑफ रेडीनेस कि सीखने के लिए बच्चा रेडी है कि नहीं, लर्नर रेडी है कि नहीं। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के बारे में कि इस काम का आप पे क्या असर होता है। अच्छा, तो हमने थॉर्नडाइक का तो पढ़ लिया, लॉ ऑफ इसकी जो थ्योरी थी ट्रायल्स एंड एरर कनेक्शनिज्म जिसे भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से हाँ उसको आपने समझा। अब इधर आ जाएं, वाटसन का पढ़ते हैं कि वाटसन ने क्या काम किया था। वाटसन रोट ए बुक बिहेवियरिज्म 1924 पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। थ्योरी का नाम भी बिहेवियरिज्म है, और वाटसन ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम भी क्या है, बिहेवियरिज्म ही है। अब बिहेवियरिज्म रिफर्स टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंड बाय, हम वाटसन को भी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, और उसको थॉर्नडाइक को भी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ऑल्दो दोनों के बीच में कितना गैप है, ये 1874 में और 1878 में पैदा हुआ, तो इतना गैप नहीं है, तो दोनों को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। सॉरी। Behaviorism refers to the school of psychology found by John B. Watson, based on the belief that behaviors can be measured and changed and trained, जिसके बारे में हमने बात की है। Behaviorism was established within the publication of Watson Classical Paper Psychology। अब ये हो गया, वाटसन ने बिहेवियरिज्म पे एक बुक लिखी। अब वाटसन ने क्या किया था, इसके अंदर एक थ्योरी वाटसन की थी। उन्होंने ऐसा किया था कि एक वाइट कलर का उन्होंने खरगोश लिया था और इसका खून निकाल के बच्चे को दिखाया था, तो वो बच्चा उसके बाद हर वाइट कलर से डरने लगा था। तो इसकी थ्योरी से आपने यहाँ पे वाटसन को इतना सुनना है कि ही वॉज ए साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या किया था, बिहेवियरिज्म एक बुक लिखी ऑन 1924। अक्सर ये हमारे पास क्वेश्चंस में आते हैं। अब जॉन ल्यूक ने क्या किया था, 17th सेंचुरी फिलोसोफर है। देखिए बिहेवियरिज्म बहुत ही ओल्ड थ्योरी है, जो कि 17th सेंचुरी में जॉन ल्यूक ने एक टेबुला रासा एक नामी थ्योरी है उस पर काम किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ह्यूमन माइंड जो है बिल्कुल एम्प्टी ब्रेन है, उसके अंदर आप जो चाहे आप भर देते हो। तो जॉन ल्यूक के बारे में आपने टेबुलर रासा, जिसका सिर्फ यही थीम था कि ह्यूमन माइंड इज़ एम्प्टी प्लेस, आप उसके अंदर जो भी डालना चाहे, आप किसी को डॉक्टर बनाना चाहे यू कैन मेक द पर्सन डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहे इंजीनियर, चोर बनाना चाहे चोर। तो इस थ्योरी के अंदर ये बातें थी। अब आ जाए B.F. स्किनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अब B.F. स्किनर ने क्या किया, पहले इसको B.F. Skinner was an American psychologist and behaviorist, best known for his innovative result into the experimental analysis of behavior. He was also a prophet author, writing 21 books and 180 articles during his lifetime. ये इसके बारे में था। Operating condition was coined by B.F. Skinner। हमारे पास जो कंडीशनिंग है क्लासिकल और ऑपरेंट, और इनमें से जो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो किसने प्रेजेंट किया था, B.F. स्किनर ने किया था। किसने किया था, B.F. स्किनर ने किया था। इसको माइंड में रखना है। अब आ जाए आइवन पावलो में, ये भी साइकोलॉजिस्ट है, वाज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट who won the 1904 Nobel Prize of his work studying digestive process. It was while sitting digestion in dogs that Paulo noted an interesting occurrence. The classical conditioning is coined by Ivan Paulo. Okay, दो जो साइकोलॉजी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशनिंग है, जिस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय B.F. स्किनर एंड आइवन पावलो ने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया। अब आ जाते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल बिहेवियरिस्ट। हम जाएंगे ये कंडीशनिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल बिहेवियरिस्ट, कॉन्सेप्ट उनका क्या था, सारे बिहेवियरिस्ट मानते क्या थे। पहले बिहेवियरिस्ट कहते थे लर्निंग
चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर। स्टार्ट में जब लर्निंग की डिफिनेशन में करवा रही थी मैंने बताया था कि जब आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट में बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ रहे, इट मीन्स आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं। बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर। फिर उन्होंने कहा एनिमल प्लस ह्यूमंस हैव द सेम वे ऑफ लर्निंग। फिर उन्होंने कहा जानवरों और इंसानों में जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। और मोस्टली जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी जानवरों पे ही किए हैं। फोर्सफुली, फिर उन्होंने कहा लर्निंग हमेशा फोर्सफुली ही आप करवाए, मतलब फोर्सफुली ही होती है। फिर उन्होंने कहा एम्प्टी ब्रेन, जो हमने ऊपर ल्यूक के उसमें डिस्कस किया था, जॉन ल्यूक के टेबुला रासा, ये वही चीज़ है कि एम्प्टी ब्रेन, इंसानी जो माइंड है विच इज़ एम्प्टी, आप जो चाहे उसमें भर सकते हो। आप आगे वाले स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर को जो भी बनाना चाहे, ये आपके हाथ में, ये एक टीचर की, एक सिखाने वाले के हाथ में है कि वो उस खाली दिमाग में क्या भरना चाहता है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, अच्छी बातें, बुरी बातें, क्या। तो ये एम्प्टी ब्रेन बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो चाहे एम्प्टी ब्रेन में भर सकते हो। अब आ जाए व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। हमने बिहेवियर की डिफिनेशन की, लर्निंग का हमने कहा, फिर उसके बाद जाके कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिस्ट और जो मोस्ट नॉन बिहेवियरिस्ट थे उन पे भी हमारी डिस्कशन हुई। नाउ व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म? लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। कंडीशनिंग अकर्स थ्रू interactions with the environment. Behaviorists believe that our response to environment stimuli shapes our behavior. वही बात, according to this school of thoughts, behavior can be stated in our systematic and observable manner with no consideration of internal mental states. Each suggests that only observable behavior should be studied. Cognitions, emotions, and mood are too subjective. अब बिहेवियरिज्म के अंदर बिहेवियरिस्ट ने कहा कि जब आप लर्निंग करते हो आप उन्हीं चीज़ों से सीखते हो जो एक्सटर्नल है, इंटरनली आप इतना लर्न नहीं कर पाते। तो बिहेवियरिस्ट ने किस चीज़ को इग्नोर किया? आपके बायोलॉजिकल चेंजेस को इग्नोर किया, मूड को इग्नोर किया, सब्जेक्ट और आपकी इमोशंस को इग्नोर किया। कहा कि ये सब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पे बात की। उन्होंने कहा कि बाहर के इन्वायरमेंट को देखकर या उस पर काम करके जो आप सीखते हो वो बिहेवियरिज्म के अंदर वही स्टडीज़ होती है। तो उन्होंने जो इंटरनल चेंजेस है, इंटरनल आपके थाट्स हैं, उनको रिजेक्ट किया। एजम्पशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, वही पुरानी बात है ऊपर जो हमने की। द इन्वायरमेंट शेप्स बिहेवियर, वही पुरानी बात। एंड इंटरेक्ट विद थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस इनटू कंसिडरेशन इज यूजलेस इन एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, वही बात जो हमने अभी की थी। ओके अब कंडीशनिंग पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एग्जाम point of view. There are two conditions in behaviorism: operant conditioning and classical conditioning. operant conditioning हमने कहा था BF स्कैनर ने प्रेजेंट किया, और उसके बाद हमने classical conditioning हमने कहा था आइवन पावलो ने प्रेजेंट किया। Operating conditioning was coined by BF Skinner. As a behaviorist, he believed that अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, BF स्कैनर ने थर्नडाइक की थर्ड लॉ जो कि था इफेक्टिव लॉ ऑफ इफेक्ट जो था उस पे काम किया है, उसके काम को आगे बढ़ाया है। थर्नडाइक ने किस चीज़ पे काम किया था? लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम किया था। उसी लॉ ऑफ इफेक्ट को स्कैनर ने आगे बढ़ाया है। अब देखिए कि इफ़ेक्ट कंडीशनिंग क्या होती है, इफ़ेक्ट क्या होता है। फिर उसमें हमने बात की थी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की, और यहाँ पे हम उस पर डिटेल पे बात करेंगे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है क्या चीज़। अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमारा है उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसके ये दो नाम हैं। अब इसके अंदर हमने कहा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या था कि किसी काम को करने के बाद आप पे उसका क्या असर होता है, कि आप उस काम को दोबारा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ इसके अंदर है ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से जुड़ी हुई है।
चलिए इसको एक रीड आउट देते हैं। एज ए बिहेवियरिस्ट ही बिलीव दैट इंटरनल थॉट्स एंड मोटिवेशंस could not be used to explain behavior। जैसे बिहेवियरिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते कि आपकी जो इंटरनल थॉट्स है वो जिससे आप सीखते हो उसको उन्होंने इग्नोर किया है। यहाँ पे भी वही बात है। इंस्टेड ही सजेस्टेड वी वुड लुक ओनली एट एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल causes of human behavior। Skinner used the term operant refer to any active behavior that operates upon the environment to generate consequences. Reinforcement is any event that increases the behavior it follows. There are two kinds of reinforcers। अब उन्होंने दो चीज़ें दी, एक आपको दिया रीइंफोर्समेंट, दूसरा उन्होंने दिया पनिशमेंट, जो कि नीचे है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब पहले रीइंफोर्समेंट को समझे। रीइंफोर्समेंट है क्या चीज़? रीइंफोर्समेंट किसी को काम करने के बाद आप रिवॉर्ड देते हैं, किसी को खुश करते हैं कि चलो आपने ये काम किया तो ये ले लो, तो वो आगे वाला खुश हो जाता है, वो काम दोबारा करता है। इस रीइंफोर्समेंट के अंदर हमारे पास टू टाइप के रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने क्या किया काम, उसने बहुत अच्छा किया, डेली बेसिस पे वो बैठ के अपने होमवर्क्स वगैरह करता है, तो आपने बच्चे को खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि ये बिहेवियर दोबारा रिपीट हो, आप चाहते हैं कि बच्चे का ये जो बिहेवियर है ये रिपीट हो, ये स्टॉप ना हो, तो आपने बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दे दी जो बच्चा चाहता है लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन या कोई साइकिल दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साइकिल दे दी, चले, जब आपने बच्चे को साइकिल दे दी तो वो खुश होके और भी अच्छे से काम करने लगा, क्योंकि आप चाहते थे कि बिहेवियर रिपीट हो। उसके बाद अब ज़रा इसको देखें, पढ़ें पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स को। Our favorable events are outcomes that are presented after the behavior that reflect positive reinforcement. It responds all the behavior in strengthened by the addition of something such as praise or direct reward। कि आप किसी को गिफ्ट दे देते हो खुश करने के लिए या फिर उसको मोटिवेट करने के लिए, तो ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्सर है कि बच्चे ने वो चीज़ आपसे ले ली और बच्चा सीख रहा है और उसी बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अब आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर्स की तरह। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी क्या होता है? जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपने बच्चे को साइकिल ला कर दे दी और बच्चा खुशी खुशी होमवर्क करने लगा, लेकिन अचानक ऐसा हो जाता है कि बच्चा काम फिर करना छोड़ देता है, वो बिहेवियर रिपीट नहीं होता, वो सारा दिन साइकिल में घूमता रहता है, साइकिल के साथ खेलता रहता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्सर में आप कम टाइम के लिए वो चीज़ बच्चे से छीन लेते हो जो उसके लिए डिज़ायरेबल नहीं होता, जो उसके लिए अच्छा नहीं होता, वो खुश नहीं होता उस चीज़ से, लेकिन आप कम टाइम के लिए उसे छीन लेते हो, उसको पनिश करते हो, ताकि ये बिहेवियर दोबारा जो इसने किया, बार बार साइकिल के साथ खेलना, बाहर निकलना, घूमना, कि ये रिपीट ना हो, तो उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर्स। अब इन्वॉल्व द इसको रीड आउट करते हैं। इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम्स आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ ए बिहेवियर। In this situation, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant। Unpleasant ये बच्चे से उसका साइकिल छीनना। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स। अब आते हैं पनिशमेंट्स की तरफ। पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट causes a decrease in the behavior it follows। There are two kinds of punishment। अब पनिशमेंट के अंदर जब बच्चा गलती करता है, एक ऐसा बिहेवियर जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता करता है, तब आप बच्चे को पनिशमेंट देते हो। अब पनिशमेंट में भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट्स है। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? सम टाइम पॉजिटिव पनिशमेंट है कि इसमें आप ऐसा करते हो कि बच्चे को एक्स्ट्रा काम दे देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो होमवर्क नहीं करता तो एज ए पॉजिटिव पनिशमेंट आप उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हो। कोई बच्चा एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं चाहता, तो जो चीज़ उसके लिए अच्छा नहीं होता, जिस चीज़ को वो खुशी से एक्सेप्ट नहीं करता, आप वो चीज़ दे देते हो, जो कि पॉजिटिव पनिशमेंट है। अब नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर आप क्या करते हो? ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय रिमूवल इवेंट और आउटकम इज रिमूव्ड आफ्टर ए बिहेवियर अकर्स। अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं हम
नेगेटिव ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, इसमें आपने बच्चे को साइकिल दे दी थी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपने साइकिल कम टाइम के लिए बच्चे से लिया, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर आप वो साइकिल बच्चे से ज़्यादा अरसे के लिए ले लेते हो, कि जब तक ये फुली प्रिपेयर नहीं होता, इसकी ये वाला बिहेवियर ये बिल्कुल स्टॉप नहीं करता, ये पॉजिटिविटी की तरफ जब तक नहीं आता, तो मैंने इसको ये चीज़ वापस नहीं देनी। तो आप ज़्यादा टाइम के लिए जब बच्चे से चीज़ छीन लेते हो, तो वो आता है नेगेटिव पनिशमेंट की दायरे में। सो स्किनर की ये थ्योरी, कंडीशन बिहेवियरिज्म की ये वाली थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिर्फ दो चीज़ों की गिर्द घूमती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के अंदर, जिसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, जिसको प्रेजेंट किया था आइवन पावलो ने। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में आइवन पावलो ने क्या किया था, पहले इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट की थी। पहले देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस, नहीं इसको छोड़े, इधर आ जाए। अच्छा, तो उसने किया क्या था कि एक कुत्ते पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अनकंडीशनल और कंडीशनल स्टिमुलस जो है उसका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, उन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ क्या है। तो उन्होंने एक कमरे में बिल्कुल विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं थी जो कुत्ते को डिस्टर्ब कर सके। आपके सामने ये पिक्चर है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि कुत्ते को बिल्कुल इसी तरीके से बांधा था और उस पे एक्सपेरिमेंट की थी। तो पहले दिन उन्होंने क्या किया था कि कुत्ता जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस पे कैसे वो रिस्पॉन्स करता है। द कंडीशनल स्टिमुलस इज कंडीशनली, नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्राइगर्स ए रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस कंडीशंस, नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्राइगर ए रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसने अपना कहा जो इस क्लासिकल कंडीशनिंग में जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग था वो क्या था। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को डॉग को एक कमरे में बंद किया और बहुत उसको विदाउट डिस्टर्बेंस वहाँ पे तरीके से बांधा। उन्होंने ये चेक करना था कि कब कब, अब इस लर्निंग प्रोसेस में इसने क्या किया, कुत्ते को बांध दिया। बांधने के बाद एक स्ट्रॉ उसके गले में थोड़ा ऑपरेट करके वहाँ पे स्ट्रॉ लगा के एक ग्लास में वो स्ट्रॉ को रख दिया और यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें यूज़ की। एक कुत्ता जो उसने बांधा था, एक घंटी, और फिर एक मतलब खाने का टाइम होता था, कुत्ते को गोश्त वगैरह वो देता था। अब उसने अपनी टाइमिंग्स कैसे रखी और घंटी का यूज़ कैसे किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 6 o'clock उन्होंने खाना देना था, फिर उन्होंने टाइम टेबल फिक्स किया, फिर 8 o'clock, फिर 10 o'clock, फिर 12, फिर 2, फिर 4 एंड फिर 6 o'clock। अब जब जब ये कुत्ते को खाना देता था, खाने के साथ घंटी भी बजाता था। फिर 8 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। 10 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। 12 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। 2 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। 4 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। 6 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई। तो ये एक्सपेरिमेंट ये करता रहा। अब जब कुत्ता खाना देखता था तो उसके माइंड में क्या होता था, खाना देता था तो उसके मुंह में पानी आता था। अब ये प्रोसेस जब चलता, खाना देख के तो सबके मुंह में पानी आता, इस तरफ कुत्ते के साथ भी होता था। तो इस तरह चलता रहा ये एक्सपेरिमेंट कई हफ्तों तक। तो एक टाइम ऐसा आया, जैसे ही घंटी बजती थी उस कुत्ते के मुंह में पानी आता था। खाना के आने से पहले ही उसको पता चल गया था कि जब जब घंटी बजती है तब तब खाना आता है। तो घंटी की आवाज़ पे ही कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चेंज की। उन्होंने कहा कि चलो, कुत्ता ये पहचान गया है कि जब जब घंटी बजती है तब तब खाना आता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज किया। चेंज करके उन्होंने एक से ज़्यादा घंटियाँ मंगवाने के बाद क्या किया, जिस टाइम कुत्ते को खाना देना होता था, तो जब जब फिर वो कुत्ते को बहुत ज़्यादा घंटियाँ जब मंगवाई, तो जिस टाइम उसने 6 o'clock खाना दिया, कुत्ते को चेंज थी आवाज़, वो घंटी बजाई। 8 o'clock में घंटी चेंज की। 10 o'clock में खाना देने से पहले घंटी चेंज की, आवाज़ चेंज होती रही।
तो ये एक्सपेरिमेंट जब चलता रहा, एट द एंड हर साउंड पे जब खाना आने लगा तो हर साउंड में कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा खाने के आने से पहले। तो यहाँ पे कुत्ता ये समझ गया था कि एक आवाज़ का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब जो भी लाउड वॉइस है, जो भी ऊंची आवाज़ आती है, हर आवाज़ के बाद खाना आता है। तो कुत्ते के मुंह में हर आवाज़ के बाद पानी आना शुरू हो गया। फिर उसने ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उसने किया था उसको उसने नाम दिया था एक्विजिशन का, जिसमें एक ही घंटी बजती थी। एक्विजिशन में क्या होता है? पोजीशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन ए रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन ग्रेजुअली स्ट्रेंथन। फर्स्ट एस्टेब्लिश ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता होते ही वो स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीज होता गया। उसको वहाँ पे पता चला था कि जब घंटी बजती है तो खाना आता है। तो इसी तरह उसको एक्विजिशन का नाम दिया, एक घंटी पे जो खाना आता था और उसके मुंह में पानी आता था। अब दूसरा जब उसने किया, हर साउंड पे जब खाना आने लगा, कुत्ता जब ये समझ गया कि एक ही साउंड नहीं है खाने के लिए, इसमें मुख्तलिफ आवाज़ें हैं और हर आवाज़ पे खाना आता है, तो इस मेथड को उसने जर्नलाइजेशन का नाम दिया कि कुत्ता पहचान करने लगा था कि मतलब कि वो ये समझ गया था कि एक स्पेसिफिक आवाज़ का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी आवाज़ आती है ऊंची आवाज़, उसके बाद खाना आता है। तो हर आवाज़ पे उसके मुंह में पानी आने लगा। उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चेंज किया। चेंज करने के बाद उन्होंने क्या किया, खाने के टाइम के लिए एक ही घंटी उन्होंने रखी और बाकी जो खाना नहीं देने का टाइम होता था, बीच में वो मुख्तलिफ घंटियाँ मुख्तलिफ आवाज़ें बजाने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 o'clock जो खाना देने के लिए स्पेसिफिक घंटी रखी थी, वो घंटी बजाई, खाना दिया। फिर बीच में जो 7 o'clock जो खाना नहीं देना होता, कोई और आवाज़, कोई और घंटी बजाई। 8 o'clock वही घंटी बजाई, खाना दिया। फिर 9 o'clock बीच में कोई और घंटी बजाई। फिर 10 o'clock खाना दिया, वही घंटी बजाई, खाना दिया। फिर 11 o'clock कोई खाना नहीं दिया, वैसे ही घंटी बजाई। 12 o'clock घंटी बजाई, खाना दिया। फिर 1 o'clock कोई खाना नहीं दिया लेकिन घंटी बजाई। तो ऐसा कई अरसे तक, कई हफ्तों तक करता रहा। तो कुत्ता समझ गया, एक ही साउंड की पहचान हो गई कुत्ते को कि जिस साउंड पे खाना आता है उस साउंड की पहचान हो गई। और अब कुत्ता सिर्फ उसी साउंड पे उसके मुंह में पानी आता था। कि पहले जितने भी साउंड्स थे सेकेंड स्टेज पे, तो उसके मुंह में पानी आता था। वो समझ गया था कि हर साउंड पे पानी आता है, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन थर्ड डिस्क्रिमिनेशन में वो पहचान गया कि ये आवाज़ कौन सी है जिस पे खाना आता है, तो तभी उसके मुंह में पानी आता था। तो इस मेथड को यहाँ पे नाम दिया डिस्क्रिमिनेशन का, कि कुत्ता डिफरेंस कर सकता था आवाज़ों के बीच। डिस्क्रिमिनेशन इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए कंडीशनड स्टिमुलस दैट हैव नॉट बीन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो कंडीशनल स्टिमुलस मतलब यहाँ पे वो डिफरेंस सीख चुका था सिंपली। फिर उसके बाद इस मेथड के बाद उसने दूसरा मेथड, उसी एक्सपेरिमेंट को उसी कुत्ते पे कैसे अप्लाई किया। खाना दिया, इसने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे घंटी हटा दी। खाना दिया, 9 घंटी, कोई बिल नहीं बजाई। फिर 8 o'clock खाना दिया, कोई घंटी नहीं। कुत्ता कंफ्यूज हो गया कि मतलब हाँ, कि पहले आवाज़ आती थी, फिर एक ही आवाज़ आती थी, फिर मुख्तलिफ आवाज़ें आती थी, लेकिन एंड में जाके कोई आवाज़ नहीं आई। तो इस मेथड के अंदर कुत्ता क्या सीख गया था, वो डॉग क्या सीख गया था कि आवाज़ का खाने से कोई ताल्लुक है ही नहीं, दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है उस आवाज़ का। तो इसी तरह एंड में कुत्ता ये समझ गया था कि इस आवाज़ का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस स्टेज पे कुत्ता तभी उसके मुंह में तभी पानी आता था जब वो खाने को अपने सामने देखता था। इसको एक्सटेंशन का नाम दिया, इज व्हेन द अकरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज और डिसअपियर। तो जिस तरीके से वो आवाज़ पे रिस्पॉन्स करता था स्टार्ट में जो एक्विजिशंस में, तो एट द एंड यहाँ पे एक्सटेंशन में आके इसने वो सारा कुछ ख़त्म कर लिया। अब आवाज़ की बात हो रही है तो एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में हो, आप लोग गाना सुन रहे हो। गाना सुनने के बाद
आप लोग निकलते हो और कई अरसे तक आप उस गाने को नहीं सुनते। फिर सडनली आप फिर कहीं जा रहे होते हो, आप बस में बैठे हो, फिर वहाँ से आपको वही गाना बस में लगा होता है। फिर आपके माइंड में वही सीन दोबारा आ जाता है जिस गाने को आपने पहले अपने फ्रेंड के साथ सुना था। तो यहाँ पे भी ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है कि उस बस के साथ तो कोई उसका रिलेशन नहीं है उस सॉन्ग का, उस सिनेरियो का जो आपने स्पेंड किया था अपने फ्रेंड के साथ उस टाइम का, लेकिन आपके माइंड में वो फिर आ रहा है, आप उसको रिपीट कर रहे हो। ये अक्सर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखकर होता है कि माइंड में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो उससे रिलेवेंट होती है, जो उससे रिलेटेड होती है, सॉरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात की किसने की? पावलो ने की। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उन्होंने क्या किया, जो उसका एक्विजिशन वाला प्रोसेस था जिस पे उन्होंने कुत्ते को एक ही आवाज़ पे रखा था खाने के लिए, उस पे दोबारा कुत्ते को ले आया। 6 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई, 8 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई, 10 o'clock खाना दिया, घंटी बजाई, वो वाला सीन दोबारा किया। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी के अंदर क्या हुआ, पहले जो कुत्ते ने टाइम लगाया था ये समझने में कि जब घंटी बजती है तो खाना आता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, ऐसा ही कुछ था ना। अच्छा, तो छोड़े इस बात को। तो क्या किया कुत्ते ने जब घंटी बजती है तो खाना आता है, इसको समझने में कुत्ते को कई हफ्ते लगे थे। डॉग ये समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा घंटी का और खाने का कोई ताल्लुक है, लेकिन बाद में उन्होंने ताल्लुक बना ली थी कि जब आवाज़ आएगी घंटी की तभी खाना भी आएगा, और तभी उसके मुंह में पानी आता था घंटी की आवाज़ पे। तो जब इसको दोबारा रिपीट करवाया, क्योंकि इस बीच में कुत्ते को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हुए थे ना। एक ऐसा मेथड हुआ था जिसमें बहुत सारी आवाज़ें थी, एक ऐसा मेथड हुआ था जिसमें एक आवाज़ पे खाना और बाकी आवाज़ें वैसी आती थी, और एट द एंड में सारे साउंड हटा दिए गए थे। और फिर वही स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा जब रिपीट हुआ, तो जिसको सीखने के लिए कुत्ते ने काफ़ी टाइम लगाया था, उसको सीखने में कुत्ते ने 1-2 दिन भी नहीं लगाए। वो जल्दी समझ गया कि अच्छा अभी फिर से वही सीन है, जब आवाज़ आएगी तो खाना आएगा, तो फिर उसके मुंह में सेलिब्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसके मुंह में पानी आने लगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग और बाई आइवन पॉवलो। इसको आप समझ गए होंगे, अगर समझ नहीं गए तो फिर बताना। इसके अंदर और भी बातें हैं, उसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी लेसन। अब सम ऑफ द टेक्निक्स आर यूज्ड बाय बिहेवियर एनालिसिस इंक्लूड, इसको आप चेंजिंग को आप पढ़ ले, इसको प्रोमोटिंग इसको भी आप रीड आउट करें, इजी है। शेपिंग को भी आप रीड आउट करें, इजी है। अब क्रिटिसिज्म जो कि हर जगह हर काम पे होता है, बिहेवियर इस पे भी क्रिटिसिज्म हुई। अब इस क्रिटिसिज्म के अंदर क्या बात है, मैं इसको जल्दी जल्दी रीड आउट करती हूँ, ज़रा देखिए। बिहेवियरिज्म इज़ a one dimensional approach to understand human behavior, and that behavior theories do not account for free will and internal influences such as mood, thoughts and feelings। इसके बारे में हमने बात की थी कि बिहेवियरिस्ट सिर्फ एक्सटर्नल पे बिहेवियरिस्ट का फोकस रहा है, इंटरनल में फोकस नहीं किया। उन्होंने इंटरनल को टू सब्जेक्टिव कहा और छोड़ दिया। Behaviorism does not account for other types of learning, especially learning that occurs without the use of reinforcement and punishment। बिहेवियरिस्ट का फोकस कहाँ पे था, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे था। अब बिहेवियरिस्ट ने ये भी कहा था कि जब आप रीइंफोर्समेंट करते हैं तब बच्चा अच्छे से सीखता है, पनिशमेंट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स नेवर वर्क। उन्होंने कहा कि जब भी सज़ा की बात होती है तो वो काम नहीं आता, बच्चा डिसहार्ट भी हो जाता है, वो स्कूल से, टीचर से, और जिससे वो इन्वायरमेंट से तंग आके स्कूल से वो ड्रॉप आउट भी हो सकता है। तो बिहेवियरिस्ट ने कहा कि रीइंफोर्समेंट हमेशा काम करेगा, पनिशमेंट हमेशा काम नहीं करती। तो ये बात उन्होंने की थी। और लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म जब हुई तो ये कहा गया कि जब आपने सिर्फ यही बात की कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू ही लर्निंग होती है और बाकी जो लर्निंग है उसको इग्नोर किया गया, देयर आर मेनी मोर वेज टू लर्न, तो उन्होंने यही कहा। फिर उसके बाद पीपल एंड एनिमल्स आर एबल टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस इवन इफ ए प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट। Behavior researchers often do animal studies of behavior and then generalize spelling गलत है, the result to human being। Generalizing result in this way can be misleading since humans have complex thought process that reflect behavior। वही बात है, behavior is often
अंडरस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर, इस पर भी हमने बात की थी कि इग्नोर किया इसको भी. बाय एम्फसाइजिंग द सिचुएशनल इंफ्लुएंसेस और पर्सनालिटी, सम सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज अंडरस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स. पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी यहाँ पे बात नहीं हुई. So it was all about behaviorism theory in educational psychology. इस पे हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा, बिहेवियर के बारे में, एंड देन द फेमस बिहेवियरिस्ट, नाम कभी नहीं भूलना इनका. एंड आफ्टर दैट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एजुकेशनल कंडीशन, सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग, जो अक्सर क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो ये स्किनर वाला और आइवन पावलो वाला हमेशा से वहाँ से इस थ्योरी से क्वेश्चंस होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.